अभिवादन है साथियों। आज हम बनारस में हैं। अपनी दलित संवाद यात्रा के संदर्भ में आज हमारे साथ यहाँ पे ब्रजेश भारती जी हैं। बनारस के रहने वाले हैं और पेशे से शिक्षक हैं। लेकिन इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है आज इनसे मिलने का, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। लगातार दलितों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्यरत है। तो आज हम जानना चाहेंगे ब्रजेश जी से कि ब्रजेश जी जो सामाजिक मुद्दों पे तो तमाम सारी अपना पक्ष रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में खुद उनके क्या संघर्ष थे, किस तरह से वो आज इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया, हम उनसे ये जानना चाहेंगे। तो ब्रजेश जी, कुछ आप अपनी जीवन की प्रारंभिक चीज़ें बताएं कि किस तरह से आपका परिवार कैसा था और शिक्षा के दौरान किस तरह से आप लोगों ने प्रगति की और उस दौरान किस तरह के जातिगत आपके पास अनुभव रहे। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे सुनने का या मुझे मेरा इंटरव्यू लेने का आपने तय किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। और मैं अपने घर में हम लोग 5 भाई हैं और एक बहन है। मैं सबसे छोटा हूँ और मेरा पूरा जो है कक्षा 6 से लेकर के मतलब 1 से लेकर 5 तक हमने गांव में ग्राम गांधी नगर पोस्ट चकिया जिला चंदौली में रहने वाला हूँ। कक्षा 5 तक मैंने वहीं पढ़ाई किया। इसके बाद मैं 6 से लेकर के 12 तक हमारे बड़े भैया जी अनपरा में ऑपरेटर थे, तो उन्होंने मुझे पढ़ाने का काम किया। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे PWD में चतुर्श्रेणी के कर्मचारी थे। और उसके बाद हमारे बड़े भैया जी जो है अनपरा सोनभद्र में सर्विस करते थे, ऑपरेटर। तो वही उन्होंने ही मुझे पढ़ाने लिखाने का काम किया। फिर मैंने इलाहाबाद से BSc किया और लखनऊ में अम्बेडकर विद्यालय से मैंने MSc किया। तो ये जो आपकी यात्रा रही, पहले अनपरा में आपने लगभग 12th तक की शिक्षा ग्रहण की, उसमें स्कूल कॉलेज के दरमियान में आपके अनुभव क्या रहे? सर, वहाँ पर जब मैं पढ़ता था, चूँकि वह JIC था, JIC राजकीय इंटर कॉलेज अनपरा, तो वहाँ जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलता था। तो मैंने पहली बार लड़कों को वहाँ पर ऑर्गेनाइज करके मैंने DM को लेकर लिखा था। तो तब जाकर के वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलना प्रारंभ हुआ। और एक बात तो है कि जातिगत तो भेदभाव तो रहते ही हैं, ठीक है, चाहे वो अध्यापकों द्वारा हो चाहे वो अन्य द्वारा हो। तो ये तो हाँ, ये तो शुरू से ही उस चीज़ों को हम लोग महसूस कर रहे थे। और इसके बाद जब मैं अम्बेडकर विद्यालय लखनऊ में जब मैंने MSc ज्वाइन किया, तो वहाँ की मैं एक घटना आपको बताना चाहूँगा। और वो बहुत ही ऐतिहासिक घटना है कि वहाँ पर 50% वो रिजर्वेशन है SC मतलब SC के लोगों को, SC ST को 50% रिजर्वेशन है। अनुसूचित जाति जनजाति का 50% आरक्षण। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि चूँकि मेरा इन्वायरमेंटल साइंस था और हम लोग वहाँ जो स्टार्ट हुए यूनिवर्सिटी को तीसरा हमारा बैच था, तो हमने वहाँ देखा कि हमारा 50% रिजर्वेशन होने के बाद भी हमारे जो मतलब कि जो छात्र थे वो वहाँ दबे हुए थे। तो हाँ, मतलब ये था कि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, कि लोगों को लगना चाहिए कि नहीं यार, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब। अच्छा, वैसे भी मैं आपको बता दूँ कि वो जो यूनिवर्सिटी की स्थापना बेसिकली वो SC के लिए किया गया था कि वहाँ पर 50% रिजर्वेशन होगा। तो जब मैंने वहाँ पहुँचा तो हमने देखा कि हमारे लोग जो है मतलब हमारे लोग वैसे ही दबे हुए जैसे कि अन्य यूनिवर्सिटियों में दबे हुए थे। तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया कि लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया, और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जो है मैंने वहाँ पर जो SC की डोमिनेंसी को बढ़ाया मैंने, ठीक है। वहाँ पर फिर जो जैसे हम लोग चाहते थे फिर वैसा ही होता था। मैं कुछ घटनाएं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो मतलब कि दूसरे लोग जो थे उन लोगों ने बाबा साहब के एक इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में उन्होंने कुछ मतलब कि अलग ढंग का मूर्ति लगाना चाहा, तो उसका हम लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और घटना मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट BC जब रिटायर हुए, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो भटनागर वहाँ पर वाइस जो है वो बने वाइस चांसलर बने। तो उन्होंने क्या किया कि 50% रिजर्वेशन को ख़त्म किया। और उस 50% रिजर्वेशन के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, और आंदोलन के साथ साथ जो है व्यापक रूप से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। और उस धरना प्रदर्शन में मतलब आप ये समझिए कि वहाँ पर जो बॉम्ब मीटिंग था, उस मीटिंग में हम लोगों ने जो है यहाँ तक कि दिल्ली तक हम लोगों ने गए। और दिल्ली जाने के बाद और एक बात और बता दूं कि उस समय हम लोगों ने रिजर्वेशन को
50% रिजर्वेशन को लागू कराने खातिर लगभग कि लखनऊ में 20-25 संगठनों के साथ हम लोगों ने मिला, बातचीत किया, धरना प्रदर्शन किया। तो आप ये समझिए कि उस धरना प्रदर्शन का रिजल्ट ये रहा कि वहाँ जो 50% जो आरक्षण था पुनः स्थापित कर दिया गया। लेकिन उसमें मेरा व्यक्तिगत रूप से ये नुकसान हुआ कि मुझे 2 साल तक मेरे ऊपर बैन लगाया गया। अच्छा। और 2 साल तक मैं जो इस विद्यालय में नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर ये आरोप था कि ये लड़कों को भड़काने का काम करते हैं। मतलब लखनऊ का जो अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिसका जो मैंडेट था कि दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी बने, इसलिए उसे खोला गया। लेकिन वहाँ और इसीलिए उसमें एक विशेष व्यवस्था रही थी कि 50% अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे उसमें एडमिशन पाएंगे वो। लेकिन उस पर भी हमला हुआ और उसका विरोध करने के कारण से आपको 2 साल तक 2 साल तक मेरे ऊपर प्रतिबंध कर रहा। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने खुद MSc का जो हमारा प्रमाण पत्र था वो मैंने जो है SC/ST आयोग से कंप्लेन करके मैंने लिया था। और उस समय जो SC/ST आयोग के जो मतलब अध्यक्ष थे श्री राम सर थे, तो उनके द्वारा मुझे जो है ये प्राप्त हुआ। तो हमने स्टूडेंट लाइफ में ही हमने उस चीज़ों को देखा। और चूँकि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर मेरा मतलब बहुत ही शुरू से मेरा इच्छा था, चूँकि वो मेरा बैकग्राउंड था कि हमारे बड़े भैया जी श्रद्धेय दूधनाथ जी जो है खुद मानवर साहब के साथ काम कर रहे थे। तो एक मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बाबा साहब के प्रति और आंदोलन के प्रति शुरू से था। तो फिर मैंने जब वहाँ के बाद मैं लखनऊ के बाद मेरा फिर यहाँ माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से मेरा सिलेक्शन हुआ हरिचंद इंटर कॉलेज में। और जब मैंने यहाँ ज्वाइनिंग किया तो हमने यहाँ भी एक सामंतवाद व्यवस्था देखा। अच्छा। यहाँ पर मतलब आप समझिए कि एक अध्यापक होने के बाद जाना, प्रिंसिपल का पैर छूना, फिर आना, तो यहाँ पर भी मैंने उस व्यवस्था को ख़त्म करने का कार्य किया। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि पूरे जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके साथ जो है मतलब कि हर तरह से अन्याय अत्याचार होता है, जातिगत भेदभाव होते हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती है, उनका प्रमोशन नहीं किया जाता है, उनका मतलब जितनी चीज़ें। फिर हमने यहाँ पर एक जो है टीचरों का एक संगठन बनाया, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा, जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही मतलब मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश के टीचरों को मैंने जोड़ने का काम किए। लगभग इस समय लगभग 6-7 हज़ार इसके जो है मेंबर हैं। और हम लोग बड़े स्तर पर इसका मतलब अधिवेशन भी करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने बनारस में जो आप यहाँ देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो स्टेचू है जो कचहरी पर है, उस स्टेचू को भी हम लोगों ने लगाने का काम किया। इसके बाद यहाँ बनारस में जितने भी मूवमेंट चले, जितने भी आंदोलन चले, उस पर हम लोगों ने मतलब कि बढ़ चढ़ करके हम लोग काम करते हैं। एक चीज़ बताइए कि पढ़ाई हुई, नौकरी लग गई सर। हाँ, आपका जिस क्षेत्र में आपने नौकरी पाई उस क्षेत्र में अपने समाज के जो शिक्षक थे उनके अधिकारों को लेकर के आपने आंदोलन शुरू किया। क्या इसके अलावा आपके इस संगठन ने समाज के मुद्दों को भी अपने साथ शामिल किया? हाँ, कई मुद्दों को, जैसे कि खास करके स्कॉलरशिप का जो मसला है, जो बच्चों को मतलब कि मिलता था अब नहीं मिलता है, तो स्कॉलरशिप के मुद्दे पर हमारा संगठन ऑलरेडी काम करता है। और यही नहीं है, बल्कि हम लोग जो है एक तरह से बुक बैंक बना रखे हैं कि जो हमारे लड़के हैं जो गांव के हैं, जो उनको किताबें नहीं मिलता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको हम लोग गाइड करने का काम करते हैं। तो सब मिलाकर ये है कि हम अपने हितों के साथ साथ हमारी जो जिम्मेवारी है कि हम समाज को, एक शिक्षक के नाते, कि हम समाज को गाइड करें, जो बच्चे, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बेहतर बनावे। तो उनके लिए हम लोग उनको गाइड करने का काम करते हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, उनका एडमिशन कराने का काम करते हैं। अगर उनके पास मतलब कि पैसे नहीं है, फीस नहीं है, तो उस फीस को हम लोग जो है मतलब कि देने का काम करते हैं या माफ़ कराने का काम करते हैं। तो एक शिक्षक के माध्यम से और संगठन के माध्यम से ये काम हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कितने समय से ये संगठन चल रहा है? ये सर 2009 से चल रहा है सर। अच्छा, लगभग 12-13 साल से ये संगठन चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी। इधर बीच में आपकी कुछ गतिविधियां सामाजिक मुद्दों के साथ भी रही। आप दलितों के साथ होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न के मुद्दे में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं और कुछ उनके आर्थिक मुद्दों पर भी आप काम कर रहे हैं। सर SCP के ऊपर जो है ऑलरेडी हमारे पास एक संस्था है, बोधि मानव कल्याण समिति। तो हम लोगों ने लगभग के बजट के ऊपर जब हम लोगों ने काम किया तो हम लोग ने देखा कि जो SCP है
अगर SCP मतलब स्पेशल कंपोनेंट प्लान, हाँ, ठीक है। ये वो योजना जो 1989 में इंदिरा गांधी जी ने संसद से पास कराई थी दलितों के लिए, जिसमें ये था कि कोई भी दलित व्यक्ति या परिवार या समुदाय अपन का जितना अनुपात किसी भी राज्य या पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है, बजट का उतना पैसा अलग करके उनके विकास के लिए खर्च किया जाएगा। इसी को तो उस समय इसे स्पेशल कंपोनेंट फंड कहा जाता था, अब इसको शेड्यूल कास्ट सब फंड और ट्राइबल सब फंड कहा जाता है, सब प्लान कहा जाता है। तो इस ठीक। पर भी हम लोग स्टेट स्तर पर काम कर रहे हैं। जो दलित एक्शन ग्रुप है, डक है, और प्लस जो है और जो साथी हैं, उन साथियों के साथ जो है हम लोग इस SCP के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि SCP अगर ये कानून बन जाता है तो मेरे जो मतलब हमारे जो लोग गरीब हैं वो गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि जो SCP का पैसा, जब हम लोगों ने इस पर कार्य कर रहे थे, सर्वे किया गया था, तो ये देखा गया था कि अगर एक परिवार अगर SCP सही से लागू कर दिया गया तो एक परिवार को कम से कम जो है 2 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा, मतलब पर ईयर मिलेगा। तो हमारा कोई भी जो है जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है गरीब नहीं हो सकता। तो इस प्रावधान के लिए ऑलरेडी हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग जब मैंने बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर रिसर्च किया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, तो रिसर्च करने का मतलब बेसिकली एक उद्देश्य था कि हम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस बातों को समाज के बीच लाने का काम करें जो लोग जानते नहीं हैं। तो मैंने जब इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद हमने देखा कि एक जो सबसे अहम मुद्दा जो था कि जैसे कि आज जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जैसे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे जब आंदोलन को देखा जाता है तो ये कहा गया कि उन्होंने अपने आप को हिंदू मान करके आंदोलन चलाने का काम किया। लेकिन जब हम उनके लगभग की जो उस समय लगभग 21 खंड जो उपलब्ध थे उसके आधार पर हमने देखा कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी अपने आप को हिंदू नहीं माना। और उनको जितने भी, जैसे हम लोग आज करते हैं जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो प्रतिनिधि की बात करते हैं, तो हमें प्रतिनिधित्व इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने जो है इस बात को सिद्ध किया कि हम हिंदुओं से पृथक। और ख़ास करके वो गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें जो है इस बात को जब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, तब जा करके हम लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। और जो हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो आरक्षण की बात करते हैं, वो इसीलिए मिला। तो ऐसे मुद्दों को हम लोगों ने क्या काम किया कि एक पत्रिका, मासिक पत्रिका हम निकालते हैं जिसका नाम है बोधिसत्व मिशन पत्रिका, और ये लगभग कि इसमें 24 स्टेट में जा रही है और लोग इसको बहुत डिमांड कर रहे हैं। और इस पत्रिका का मात्र एक मुख्य उद्देश्य है कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को हम सही समाज में प्रेजेंट करने का काम करें। अपना इतिहास जो है, जो वास्तविक इतिहास है, उस इतिहास को हम सही से प्रेजेंट करें। जो समाज का वास्तविक मुद्दा है उसको हम सही ढंग से जो समाज में प्रेजेंट करने का काम करें। ब्रजेश जी, NCRB का जो डाटा है वो ये बताता है कि पिछले 10 वर्षों में दलितों के साथ होने वाली अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं में बहुत तेज़ी आई है। और जो लोग इस पे बहुत निगाह रखते हैं, रिसर्च करते हैं, और हम लोग भी देखते हैं, उस पर 2-3 नई चीज़ें अब देखने को मिलती हैं। एक तो दलितों के साथ सामूहिक अत्याचार किया जाता है, दूसरा दलितों के परिवारों की छोटी बच्चियों और महिलाओं को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, और तीसरा ये सामूहिक तौर पे होता है। इसको ले करके क्या आपके क्षेत्र में कोई किसी तरह का कोई आप लोगों की तरफ से भी कोई प्रयास है? देखिए सर, मैं इस पर बहुत ही मैंने अध्ययन किया, चूँकि ये जो समस्या है, ये समस्या आज की नहीं है। अगर ये समस्या आज का होता तो समाधान आज भी होता। ये परंपरागत एक समस्या है, जो सबसे बड़ा कारण। और आज भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि अगर हम लोग जब बात करते हैं कि आखिर इनके ऊपर SC/ST एक्ट होने के बाद भी आखिर इनके ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों होता है, सवाल ये नहीं भाई, कल तक तो कानून नहीं था। देखिए, ये तो SC/ST एक्ट जो है ये अपने आप में एक बहुत विरला किस्म का, बहुत अलग किस्म का एक्ट है, जो बाकी जितने IPC, CRPC वगैरह हैं उन प्रक्रियाओं में अपराधी को, दोषी को सजा देने का प्रावधान है। लेकिन SC/ST एक्ट तो बनाया ही इसलिए गया था जिससे दलितों के साथ होने वाले किसी भी अपराध को रोका जा सके। वो हो ना, इसलिए इसमें इतने कड़े प्रोविजंस रखे गए थे। लेकिन इसका अभी तक कोई बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं सर ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट होगा भी नहीं, क्योंकि ये मसला सामाजिक नहीं ना है।
अगर ये मसला सामाजिक होता तो अब तक इस जो एक्ट बना हुआ है, जो कानून बना, उससे समाप्त हो जाता। अच्छा, आपकी पत्नी क्या करते हैं? हमारी पत्नी जो है एमए की हुई है, एमए और बीएड की हुई हैं। अच्छा। तो वो घर को देखती हैं अच्छा। और मैं समाज को देखता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आज जब आप हमसे बातचीत कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हम लोगों को ईमानदारी से बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और ईमानदारी से हम समाज के प्रति कार्य करें। समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर हम जो है पैनी नज़र रखें, उस पर कार्य करें और समाज को कैसे प्रोग्रेसिव बनाएं, हमारा समाज जो है कैसे हर तरह से मतलब कि आगे बढ़ने का काम करें। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, नॉलेज इज़ पावर, सब कुछ नॉलेज है। तो हम समाज सही से अगर नॉलेज गेन कर लेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ जो है शोषण होगा, अन्याय अत्याचार होगा या फिर कोई उनका दमन कर। मुझे लगता है कितना समय लगेगा ये तो हम लोग नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी पीढ़ी में, अपने समय में हमारी जो भूमिका है एक अपने पूरे समाज को और देश को एक प्रगतिशील देश में बदलने का, उस पर हमारे प्रयास जारी रहने चाहिए और उस दिशा में आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग और आएँ, आप अपने साथ और नए लोगों को साथ में खड़ा करें और एक बड़ी गोलबंदी हो इस बड़े उद्देश्य को लेकर के। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और अब मेरा विश्वास है आप लोग इसे जारी। मैं एक चीज़ और आपको शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अभी क्या है कि जैसे एक समस्या जाति की, जाति को कैसे तोड़ा जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, इस पर हम लोग काम करते हैं। एक है, देखिए, जैसे कि हम लोग जब पूरा मूवमेंट देखते हैं तो हमारे पास, जैसे हम लोग कहते हैं हम शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के हैं, तो हम एक सैद्धांतिक शब्द को अपने आप को जानते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा समाज नहीं है जिसे कि हम कह सकते हैं कि आदर्श समाज, जैसे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते थे कि एक आदर्श समाज होना चाहिए। तो एक जो है आदर्श समाज के रूप में हम लोग बनारस में काम कर रहे हैं और आप ये समझिए कि एक पूरी कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा पूरा, अगर मैं आप एक जाति विहीन समाज के निर्माण में आप लोग काम कर रहे हैं। और अगर मुझे लगता है अगर सिर्फ बनारस में ही अगर आप बनारस में रहने वाले 5% या 1% दलित वर्ग के लोगों को ले करके कास्टलेस सोसाइटी बनाने में सफल होते हैं तो शायद आप अपनी पूरी पीढ़ी में एक ऐतिहासिक काम करेंगे जो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिशा निर्देश का भी काम करेगा, मार्गदर्शन का भी काम करेगा और उनके लिए भी एक उद्देश्य तय कर देगा। तो निश्चित तौर पे थोड़ा समय लगेगा, 2-4 पीढ़ियाँ खर्च होंगी, लेकिन एक जाति विहीन समाज के निर्माण की प्रक्रिया निश्चित तौर पे तैयार हो जाएगी। मैं आपको समय रहता तो मैं आपको दिखाता यहाँ पर। हम लोगों ने कई गाँव में, जैसे मिर्ज़ापुर में कई गाँव ने अपने आप को बदल दिया, कई गाँव। और हमारे बीच वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास नौजवानों की टीम है, लगभग कि कम से कम हमारे पास इसमें बोधि समाज में काम करने वाले 20 जो है फुल टाइमर, कितने 20 फुल टाइमर हैं, जिसमें कि जो है 10 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं। और उसके बाद हमारे पास पार्ट टाइमर है। और लगभग कि हम लोग बनारस में 400 गाँव में, ठीक है, फिर भदोही में, फिर मतलब कि हम लोग इस समय 2 मंडलों में, 3 मंडल कह सकते हैं। एक तो वाराणसी मंडल, दूसरा मिर्ज़ापुर मंडल, तीसरा जो है आजमगढ़ मंडल। ठीक है, इन मंडलों पर हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा, मतलब कि मैं इस कार्य से बहुत ही संतुष्ट इस बात का हूँ क्योंकि जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जब वो पैदा होती है तब वो जाति को लेकर पैदा होती है। लेकिन अब हम लोग क्या है कि उसको ब्रेक कर रहे हैं। वो बच्चा अब जब जवान होगा, बड़ा होगा, तो वो जाति की बात नहीं करेगा, तो ये बात करेगा कि मैं जो है एक मनुष्य हूँ, ठीक है, और एक मनुष्य होने के नाते जो हमें राइट चाहिए वो मिलना चाहिए। तो एक नई चीज़ें हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और जो कंटिन्यू काम चल रहा है। और प्रत्येक सैटरडे को हम लोग एक कैडर भी करते हैं क्योंकि देखिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो समाज में जो सबसे अधिक प्रॉब्लम है कि हमारा समाज पूरा कंफ्यूज है, हर चीज़ में कंफ्यूज है। और जो समाज कंफ्यूज होता है वो डिसाइड नहीं कर पाता है, वो शासक नहीं बनता, वो हुक्मरान नहीं बन पाता। एक निरंतर प्रक्रिया होती है बदलाव की और हर समय में हर पीढ़ी का सामने उसकी चुनौतियाँ होती हैं। उन चुनौतियों को उस समय की समय काल परिस्थिति में जो साधन संसाधन ऊर्जाएँ होती हैं उनको जोड़ करके एक सकारात्मक दिशा में जाने की कोशिश होती है। आप अपनी पीढ़ी के
एक सक्षम वर्ग की दूसरी पीढ़ी है। आपके पिताजी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने के बावजूद इतने सक्षम थे कि उन्होंने आपको पढ़ाया, आपके बड़े भाई ने आपको आगे बढ़ाया। और मुझे लगता है ये जो दो आपके पिताजी की पीढ़ी और बड़े भाई का जो आपको कुछ बनाने में योगदान था, उसको आप सही मायने में एक अंजाम तक पहुँचा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। उम्मीद है आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, आपके अन्य क्षेत्रों में आपके जो हस्तक्षेप चल रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जय भीम, जय भीम।